हेलो स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल इंट्रोडक्शन दिया। आज मेरा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन करने के लिए मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना बहुत ही जरूरी है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। तो हमने सबसे पहले टेकअप किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों सिस्टम दिया गया है? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए? रिप्रोडक्शन किया, स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए। याद रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। टेस्टिस एक ऑर्गन है, स्क्रॉटम हुआ, पेनिस हुआ, यूरेथ्रा हुआ, डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड, इतने पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए? मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल या स्पर्म को रिलीज कराने के लिए। हम आते हैं, सबसे पहले आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आपको जैसे मैंने फिगर बनाया, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसको हमने यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और नीचे आपको ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का दो टेस्टिस होते हैं। और टेस्टिस कहाँ लाई करते हैं? ह्यूमन एब्डोमेन के जस्ट नीचे हैंगिंग पोजीशन पे लाई करते हैं। और ये टेस्टिस को कवर करने के लिए एक बैग या एक पेयर ऑफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ए बैग लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट जस्ट लोअर द एब्डोमेन। इसी पाउच, इसी बैग में ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। इस पाउच को क्या बोलते हैं? इस पाउच को हमने क्या बोल दिया? इस पाउच को हमने स्क्रॉटम बोल दिया। याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि टेस्टिस कहाँ पे लाई करते हैं, तो एब्डोमेन के नीचे। और उस बैग में, जिस बैग में टेस्टिस लाई करते हैं, उस बैग को क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम बोलते हैं। और स्क्रॉटम एक स्पेशल मसल्स का बना होता है। कौन से मसल्स का? स्क्रॉटम डार्टस मसल का बना होता है। स्क्रॉटम स्पेशल टाइप ऑफ मसल का बना होता है। उस मसल का क्या नाम है? डार्टस मसल। और इस डार्टस मसल की क्या फंक्शन है, क्या इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है? यह जो डार्टस मसल्स है, यह थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। यानी कि स्क्रॉटम थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का मतलब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अपने आप को ये मसल्स क्या करता है? एडजस्ट करता है। और एक और बात याद रखिएगा, टेस्टिस का जो टेम्परेचर उसके सराउंडिंग में होता है, वह आपके बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री, यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? लेस होता है। याद रखिएगा, जो आपकी डार्टस क्या करता है? एक थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का काम करता है और टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लेस रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि हमेशा स्पर्म 37 डिग्री टेम्परेचर पे वायबल या अच्छे से जी नहीं सकते या अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है? लेस होता है। और आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। एक ऐसा जानवर है, एलिफेंट एनिमल में हमेशा टेस्टिस क्या होता है? एब्डोमेन के अंदर रहता है, वो एब्डोमेन के नीचे हैंगिंग पोजीशन पे नहीं होता। यह एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है? एक पेयर ऑफ में पाया जाता है। और इस टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोल दिया? स्क्रॉटम बोल दिया। और यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने पेनिस नाम दिया, ठीक है। और इस पेनिस के अंदर क्या पाया जाता है? एक यूरेथ्रा पाया जाता है, जहां पे ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यूरेथ्रा। याद रखिएगा, पेनिस का एक एंड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एंड को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होता है। एक ही पाथवे से यूरिन भी डिस्चार्ज होता है और इसी पाथवे से आपको सीमेन भी डिस्चार्ज होता है। और इस एक्सटर्नल ऑरिफिस को जो कवर करने वाला एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रीप्यूस बोलते हैं, ठीक है। और टेस्टिस आपके याद रखिएगा डार्टस या स्क्रोटम से अटैच होता है। एक स्पेसिफिक मसल होता है, उस मसल्स को क्या बोलते हैं? गुबर्निकुलम मसल से अटैच
होता है। कौन? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस का क्या काम होता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, आगे डिटेल आपको बताएंगे। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यह स्पर्म यहाँ पे तो बनता है और यहाँ से मूव करता है। कहाँ पे? यहाँ से मूव करता है वेरियस पाथवे होते हुए मेन एक्सटर्नल यूरेथ्रा के थ्रू। सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और टेस्टिस से जो स्पर्म बना, स्पर्म टेस्टिस से कहाँ गया? तो आपको जाता है एक ऑर्गन में। सबसे पहले स्पर्म कहाँ बना? स्पर्म कहाँ बना? टेस्टिस में बना। और टेस्टिस से कहाँ गया आपको? एपिडिडाइमिस। कहाँ गया? एपिडिडाइमिस। टेस्टिस से कहाँ गया? एपिडिडाइमिस में गया। और एपिडिडाइमिस के 3, जैसे सपोज दैट ये आपको टेस्टिस है और ये आपको एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट को डिवाइड करते हैं। इसको हेड बोलते हैं, इसको मिडिल बोलते हैं और इसको नेक बोलते हैं। सबसे ऊपर को बोलते हैं कॉपुट बोलते हैं। ऊपर वाले को हमने क्या बोल दिया? कॉपुट, कार्पोरा और कोरडा। याद रखिएगा कहां से स्पर्म कहां आया? स्पर्म बना कहां पे? टेस्टिस में बना। और टेस्टिस से कहां गया स्पर्म? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस का हेड जो पोर्शन जिसको कॉपुट बोलते हैं, कॉपुट में आपको रेडी हो गया क्या करने के लिए? एक स्पर्म 100% कंप्लीट हो जाता है कॉपुट में और कॉपुट से आता है कॉर्पोरा में और कॉर्पोरा से होता है कॉर्डा में। याद रखना कॉर्पोरा में, कॉपुट पे तो स्टोर हाउस यानी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म कॉपुट है, कॉर्पोरा उसके आगे मूव करता है। और कोरोडा, कोरोडा के बाद अब एक पाथवे में चला जाता है। उस पाथवे को हमने क्या बोल दिया? वासा डिफरेंस कह देते हैं, आगे डिटेल बताएंगे। कॉपुट से कहा है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा से कॉर्डा। अब कॉर्डा अगर आगे इजैकुलेशन करना है, इजैकुलेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म। अगर इजैकुलेशन हुआ तो कॉर्डा से आगे चला जाता है नेक्स्ट डक्ट में। अगर नहीं डिस्चार्ज हो पाता है तो यही कॉर्डा में क्या होता है? स्टोर या एब्जॉर्ब हो जाता है। याद रखिएगा अगर टेस्टिस ने स्पर्म बनाया और अगर किसी कारणवश अगर वो डिस्चार्ज नहीं हुआ तो एपिडिडाइमिस का जो कॉर्डा पार्ट है, कॉर्डा पार्ट में क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिडिडाइमिस के कौन से पार्ट में 100% आपका स्पर्म रेडी हो जाता है, तो बताइएगा कॉपुट में रेडी हो जाता है और कॉर्डा इजैकुलेशन यहाँ से होता है। अगर इजैकुलेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एपिडिडाइमिस से कहाँ गया? एपिडिडाइमिस से आपको वासा डिफरेंस, या यूं देखिए एपिडिडाइमिस, देखिए सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस से कॉपुट, एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस से इसको क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस। अब वासा डिफरेंस से कहां चला गया? तो वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस से कहां चला गया? तो वासा डिफरेंस से एक इस पाथवे को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे आगे इजैकुलेशन या स्पर्म डिस्चार्ज होता है। तो इसको इजैकुलेटरी, इस पाइप को हमने क्या बोल दिया? इस पाइप को हमने बोल दिया इजैकुलेटरी डक्ट। और जहां पे डक्ट का टर्म आ जाए तो आप समझिएगा डक्ट का मतलब होता है नलिका। किसका नलिका? एजैकुलेशन का नलिका। क्या एजैकुलेट हो रहा है? तो स्पर्म एजैकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो वासा डिफरेंस से कहां गया? इजैकुलेटरी डक्ट। अब एजैकुलेटरी डक्ट से कहां चला गया? तो अब याद रखिएगा एजैकुलेटरी डक्ट से मेन यूरेथ्रल पाथवे में। ये आपको यूरिनरी ब्लैडर हुआ। याद रखिएगा यूरिनरी ब्लैडर से जो पाथवे आ रहा है इसको हमने क्या नाम दिया? यूरेथ्रा नाम दिया। ठीक है, ये कॉमन आप जानते होंगे। ये यूरेटर शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि यूरेटर क्या करता है? किडनी से यूरिन को लाता है कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाता है वो यूरिन? तो वो इसी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। और आपका जो टेस्टिस का जो स्पर्म है ये अब डिफरेंट पाथवे होते हुए कहां आ गया? इजैकुलेटरी डक्ट होते हुए आपको चला गया मेन यूरेथ्रा में। अब इस यूरेथ्रा को 3 पार्ट में नाम दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये यहां से यहां तक का पोर्शन उसको पेनिस, इसको बोलते हैं पेनिस यूरेथ्रा। अब यहाँ पे ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसको नाम दे दिया गया प्रोस्टेट यूरेथ्रा। तो अब इजैकुलेटरी डक्ट से कहां चला गया? यूरेथ्रा। मैंने कॉमन नाम दे दिया यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा से कहां जाता है? आउटसाइड द
बॉडी। यह एक रफ डायग्राम है। स्पर्म कहाँ बना? टेस्टिस में बना। टेस्टिस के बाद ये सारे पाथवे एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, एजैकुलेटरी ट्रैक्ट, यूरेथ्रा और आउटसाइड द बॉडी। ये आपको मैंने, अब एक और बात याद रखिएगा कि बना तो आपको स्पर्म कहाँ बना? टेस्टिस में बना, और टेस्टिस में बनने के स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और इसके लिए एक हार्मोन रिस्पांसिबल होता है, उस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब बना तो यहाँ पे स्पर्म, लेकिन जब डिस्चार्ज होता है तो केवल स्पर्म नहीं होता, उसमें बहुत से अल्कलाइन मीडियम होते हैं, बहुत से न्यूट्रिएंट होते हैं। तो उस जो डिस्चार्ज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम सीमेन बोलते हैं। जो डिस्चार्ज होता है उसको सीमेन बोलते हैं। और इस सीमेन में केवल स्पर्म ही नहीं होता है, इस सीमेन में स्पर्म भी होता है। इसके अलावा अल्कलाइटिंग एजेंट, इसके अलावा क्या होता है? फूड होता है। और इसके अलावा क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? वाटर होता है। इस सीमेन में क्या क्या चीज पाया जाता है? तो सीमेन में स्पर्म पाया जाता है, अल्कलाइटिक एजेंट पाया जाता है, फूड फ्रक्टोज के फॉर्म में पाया जाता है, बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं और वाटर पाया जाता है। क्या जरूरत है स्पर्म के अलावा इन सब चीजों का? तो आप बताइएगा। एक स्पर्म चूंकि सेल है, यहाँ तक तो था तो इसके एनर्जी मिल रहा था, लेकिन जब इस पाथवे से होकर इसको गुजरना है तो उस सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वो एनर्जी के लिए क्या करता है? बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, और वो ग्लैंड क्या काम करते हैं? उस स्पर्म को वायबल या सर्वाइव रखने में हेल्प करते हैं। 3 टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, एक को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक को बोलते हैं काउपर ग्लैंड। एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द male reproductive system? There are 3 types of gland present in male reproductive system, that is seminal vesicle, prostate gland और Cowper gland। इन तीनों ग्लैंड का अपना अलग अलग रोल है। जैसे कि याद रखिएगा कि ये चूंकि इस रास्ते से पहले क्या आ रहा है? यूरिन आ रहा है, और यूरिन का जो पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक होता है। तो याद रखिएगा, ये अगर इस पाथवे से अगर यूरिन आया है तो इस पाथवे के अंदर के जितने भी वॉल है तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एसिडिक है। तो अगर इस रास्ते से सीमेन आएगा, स्पर्म आएगा, आधा तो अधिक स्पर्म इस रास्ते से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके वॉल पे क्या है? लिटिल एसिडिक है। इसीलिए पहले सीमेन को आने से पहले क्या होता है? ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करता है? एक अल्कलाइटिंग एजेंट सबसे पहले इस रास्ते से रिलीज करता है। ठीक है, यानी कि सीमेन आने से पहले ये जो आपका काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं? काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड एक अल्कलाइटिंग केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे क्या हो, जब सीमेन से पहले इस रास्ते से वो डिस्चार्ज होते हैं, वाटरी लाइक फ्लूइड होता है, वो क्या करता है? इस रास्ते को जो पहले एसिडिक था उसको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया, और उसके बाद फिर क्या रिलीज होते हैं? सीमेन आपके रिलीज होते हैं। एक टर्म और यहाँ पे है, सेमिनल वेसिकल का क्या काम है? तो आप बताइएगा। सेमिनल वेसिकल, चूंकि यहाँ से जब स्पर्म गया तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है? यहाँ ये उस स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट और भी बहुत से मीडियम यह आपको सेमिनल वेसिकल क्या करता है? देता है। किसको? इस स्पर्म को। यह एक हमने एक ब्रीफ समरी आपको एक्सप्लेन किया। कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी का मतलब अदर देन, जो मेन के अलावा क्या काम है। एक्सेसरी का मतलब कि मेन से हटके। ग्लैंड की मतलब ग्रंथियां। कौन कौन सी और भी ग्रंथियां जो हेल्प करती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो 3 ग्लैंड मैंने आपको बताया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल का क्या काम है? तो फ्लो मीडियम, यह मीडियम एक ऐसा माध्यम बनता है जिससे कि स्पर्म आसानी से क्या हो? फ्लो हो जाए, स्पर्म ट्रांसफर और में हेल्प करता है। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, यह भी क्या रिलीज करता है? तो फ्लूइड रिलीज करता है, और इसी फ्लूइड में क्या पाया जाता है? तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं।
मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और काउपर ग्लैंड तीसरा, यह भी फ्लूइड रिलीज करता है। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का मतलब कि स्मूथनेस करने के लिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन भी रिलीज करती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है लुब्रिकेशन के लिए, तो कौन सा है, काउपर ग्लैंड। और अल्कलाइन द यूरिनरी पाथवे, जैसा मैंने बताया ये यूरिनरी पाथवे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने आपको टीएस ऑफ टेस्टिस बना, यानी कि हमने टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। ये अगर कोई चीज है, अगर इसको हम ऐसे काटेंगे तो इसको बोलते हैं टीएस, और ऐसे काटेंगे इसको बोलेंगे एलएस। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। हमने एक टेस्टिस को कैसे काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन में जब काटा तो हमको क्या मिला, याद रखिए कोई भी अगर ऑर्गन या कोई भी अगर बॉडी में ऑर्गन है तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जरूर होगी। तो इसके आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, इसके आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने पैरिटल लेयर कहा, आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने पैरिटियल लेयर कहा, और जस्ट इसके नीचे वाले कवरिंग को हमने क्या बोला, विसरल लेयर। यानी कि ये अगर है तो आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने क्या बोला, पैरिटियल लेयर बोला, और इसके नीचे वाले कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, विसरल लेयर। क्यों इसको विसरल लेयर बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिक्विड मौजूद होता है, इसलिए इसको विसरल लेयर कहा जाता है। और इन बिटवीन पैरिटियल लेयर एंड विसरल लेयर, इस कैविटी को हमने क्या बोल दिया, विसरल कैविटी भी जनरली हम कह देते हैं। ठीक है, ये क्या है, यह टेस्टिस की आउटर मोस्ट कवरिंग है। अब बात आती है टेस्टिस की, तो टेस्टिस की आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने क्या बोला, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोल दिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोल दिया। और इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट या बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉब्यूल्स बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। याद रखिएगा, उस टेस्टिस के अंदर बहुत से छोटे छोटे कंपार्टमेंट बोलते हैं, उस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। और हर कंपार्टमेंट के बीच के गैप को हमने क्या बोल दिया, सेप्टा। सेप्टा का मतलब होता है कि दो को डिवाइड करने वाला। याद रखिएगा, ये आपको एक लॉब्यूल हुआ, ये एक आपको लॉब्यूल हुआ, ये एक आपको लॉब्यूल हुआ, ये एक आपको लॉब्यूल होगा। हर लॉब्यूल के बीच में जो डिफरेंस या जो डिवाइड करता है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने सेप्टा ऑफ टेस्टिस कह दिया। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इस लॉब्यूल को हमने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोल दिया, या इस लॉब्यूल्स में पाया क्या जाता है, तो इस लॉब्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे डक्ट। माना कि सपोज दैट कि ये आपको एक लॉब्यूल है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्या पाए जाते हैं, डक्ट पाए जाते हैं, या बहुत से ऐसे पतली पतली पाइप जैसे स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं हमने एक ब्रीफ आइडिया बनाया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बनाया, और यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दो टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। यह जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है अंदर, उसकी लाइनिंग, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है, लाइनिंग का मतलब माना कि कोई चीज है तो इसकी लाइनिंग हुई, तो इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है दो टाइप के सेल से मिलकर बनती है। एक को बोलते हैं स्पर्म सेल, या इसी को बोलते हैं जर्म सेल कह देते हैं। एक को हमने क्या बोल दिया, जर्म सेल बोल दिया। याद रखना, एक को हमने जर्म सेल कह दिया और दूसरे को हमने क्या बोल दिया, सर्टोलाई सेल। एक को हमने क्या बोल दिया, जर्म सेल बोल दिया, और एक को हमने क्या बोल दिया, सर्टोलाई सेल। ये दोनों कहां पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है उसमें क्या पाया जाता है, दो टाइप्स की सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हमने जर्म सेल कह दिया और सर्टोलाई सेल कह दिया। जर्म सेल का क्या काम होता है, जर्म सेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं। जर्म सेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं, और यही स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। यही स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, और स्पर्म बनाने की प्रोसेस को
स्पर्मिजेनेसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मिजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स स्पर्मिजेनेसिस से क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है? तो यहाँ पे आपको मियोसिस डिवीजन होता है। आपके बॉडी में जब आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रहा होता है उसी समय केवल क्या पाया जाता है? तो मियोसिस की डिवीजन होती है। और जैसे मियोसिस हो जाती है स्पर्म, उसके बाद अब क्या होने लगता है? जब फर्टिलाइज होता है उसके बाद आपको कौन सा? माइटोटिक डिवीजन हो जाता है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल या ड्यूरिंग मेल रिप्रोडक्टिव प्रोड्यूसिंग सेल, जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जब बनता है उसी कंडीशन में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की मियोसिस होती है, रिडक्शन होता है और क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। और जो दूसरा का सर्टोलाइज सेल्स का क्या काम है? यह इस जर्म सेल को क्या देता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जब क्वेश्चन एक अराइज होता है कौन सा सेल से स्पर्म बनता है? तो जर्म सेल से स्पर्म बनता है। कैसे बनता है? मियोटिक डिवीजन के थ्रू बनता है। और जो दूसरा सर्टोलाइज सेल्स है उसका क्या काम है? तो यह नरिशमेंट देता है या न्यूट्रिशन देता है। किसको? जर्म सेल को नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन देता है। और ये अब सपोज दैट ये आपको जर्म सेल है, या यूं बोलेंगे सॉरी, ये आपको अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसे मानो कि सपोज दैट यह ट्यूब्यूल्स है तो इसके आउटसाइड में क्या पाया जाता है? तो अब इसके आउटसाइड में एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स पाया जाता है, उसको बोलते हैं लेडिक सेल। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स। याद रखिएगा, सेमिनिफेरस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उस कैनाल में एक टाइप का सेल्स पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेडिक सेल। और इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स। इस इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या काम होता है? तो याद रखिएगा, इंटरस्टिशियल सेल्स एक हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, या टेस्टोस्टेरोन, या इसी को एंड्रोजन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बनाने में हेल्प करता है। तो आप बताइएगा टेस्टिस के अंदर, अब टेस्टिस के अंदर कैसे गया? तो सबसे पहले टेस्टिस में क्या बना? तो टेस्टिस के अंदर जर्म सेल ने क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। और ये स्पर्म को कौन नरिशमेंट करता है? तो विद इन द टेस्टिस सर्टोलाइज सेल करता है। और बनाने में कौन हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? इंटरस्टिशियल सेल बनाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जब ये बन गया, कहाँ बन गया? विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बन गया? आपका स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन गया। तो अब यहां से कहां जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू अब कहां जाता है? तो जाता है इस पोर्शन को रिटेटेस्टिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पर्म कहां बना? स्पर्म बना आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां चला गया? तो रिटेटेस्टिस। रिटेटेस्टिस ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। रिटेटेस्टिस से कहां चला गया? रिटेटेस्टिस से आपको चला गया एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस में आपको मैंने बताया था कि कॉपुट, कॉपुट के कॉर्पोरा और कॉर्डा। तो सबसे पहले कॉपुट, कॉर्पोरा और कॉर्डा, और उसके बाद कहां चला जाता है? वासा डिफरेंशिया। इसके बीच में कौन आता है? वासा डिफरेंशिया होता है। उसके बाद वासा डिफरेंशिया, और वासा डिफरेंशिया से कहां जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है, वहां से कहा जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से कहां जाता है? आउटसाइड द बॉडी। यह आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने टेस्टिस के टीएस को डिटेल में स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। अगर इस वीडियो में कहीं भी नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिए। ठीक है, थैंक यू।